लॉ प्रेप तो जब मैंने पिछले साल दिया था तो टॉपर्स लॉ प्रेप से ही थे बहुत ज्यादा। ठीक, एनालाइज सब करना है। तुम री अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट ज्यादा बेनिफिट है। तो मैंने मॉक के मार्क्स 60 से लेके 90 लेके गया था। डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। फिल्म। डिसिप्लिन के साथ तुम करोगे तो तुम टैलेंटेड बच्चे को भी पीछे कर सकते हो, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कहते हैं, सच है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस इंटरव्यू में, जिसको मैं हैशटैग अनफिल्टर्ड कहना चाहूंगा, इस अनफिल्टर्ड इंटरव्यू में हम एक ऐसे अभ्यर्थी, एक ऐसे एस्पिरेंट की कहानी को बहुत करीब से देखेंगे, उसकी जुबान ही सुनेंगे, जिसने उस टाइम पे एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस टाइम पे पूरी कायनात को उसकी ताकतों पे शक था। किसी को भी यकीन नहीं था कि विनोद चारण, ऑल इंडिया रैंक 347 with a huge score of 91 marks, securing double digit rank in OBC category under 20, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि विनोद चारण इतिहास के पन्नों में इतना बड़े पैमाने पे अपना नाम दर्ज करेगा। बाड़मेर के एक छोटे जिले से आने वाला ये बालक जब लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो इसके भी मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी विफलताओं का बोझ लेके ये आया था। एक इनसिंसियर एस्पिरेंट जैसे होता है शुरुआती दौर में, ये भी कुछ वैसा ही था। लेकिन ये जीत गया, और सिर्फ ये नहीं जीता, इसके माध्यम से जीत हुई है विश्वास की। वो विश्वास जो संस्था ने इस पे दिखाया, जो सागर सर ने ये विश्वास इस पे रखा, जो इसके टीचरों ने, इसके अभिभावकों ने जो इस पे विश्वास रखा, इसके दोस्तों ने जो इसका मनोबल बढ़ा के रखा, इसके परिवार वालों ने जिन्होंने कभी इसको हताश नहीं होने दिया, और जिस भी तरीके से अपने काबिलियत के दायरे में रहते हुए, अपने ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, जिस भी तरीके से वो विनोद को सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने किया। और फाइनली विनोद चारण आज हमारे सामने मौजूद है, ऑल इंडिया रैंक 347 लेके। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ विनोद थैंक यू आपको। सर। और इनफैक्ट विनोद, मैं ये बताना चाहूँगा कि विनोद, तुमसे, तुम्हारी कहानी से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेशन ले सकते हैं, और इनफैक्ट लेना भी चाहिए। क्योंकि जब तुमको एक देखा था पहली बार, जब तुम डाउट के लिए आए थे, तो देख के लगा नहीं था कि ये वो चेहरा है, या इसके पास वो स्किल सेट है, या इसके अंदर वो लहजा है जो आमतौर पे टॉपर बच्चों का होता है। तो विनोद, सबसे पहले मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी कहूँ, उसके पहले मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी शुरुआत, तुम्हारा स्कूल का दौर कैसा था, और किस तरीके से तुमने क्लैट को देने का डिसीजन लिया। प्लीज हम सभी को इस बारे में बताओ। स्कूल में तो मैं वो जो टिपिकल बैक बेंचर्स होते हैं ना, वही था। जो मतलब ना पढ़ते थे ना कुछ, सिर्फ क्लास को परेशान करने वाले थे, वही था। तो फिर जब एक बार प्रिंसिपल सर हमारे क्लास में आए थे, तब उन्होंने बोला था कि क्लैट करके भी एक एग्ज़ाम होता है, इसको तुम देख सकते हो। हम्म। तब उन्होंने बोला था पैसेज बेस्ड एग्ज़ाम होता है। हम्म। तो मैं सोचा ये तो बढ़िया है कि मतलब पैसेज से आंसर निकालना है, पढ़ना है नहीं, अपने हो जाएगा। हम्म। फिर मैंने दिया, पिछले साल भी दिया था। हम्म। तो पढ़ने लगा तब पता चला रीडिंग तो बहुत ज़्यादा ही है इसमें, मतलब तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होगी तभी तुम कर पाओगे। तो मैंने प्रैक्टिस किया। कोई गाइडेंस था नहीं, तो खुद से ही कर रहा था, ना कोई बैच ले रखा था ना कुछ, ओके। सेल्फ दिया था। तो आप उन प्रिंसिपल सर का नाम, क्योंकि बाकी मुझे नहीं लगता आपके स्कूल से कितने बच्चों ने क्लाट लिखा होगा विनोद। दो जनों ने लिखा था, दो जनों ने एक मैं था। पेपर, एक उसमें से एक आप थे, तो आप प्रिंसिपल सर का और स्कूल का नाम हमें बताना चाहेंगे। प्रिंसिपल सर का नाम मुकेश सर। स्कूल है मेरी नयापुरा में, यहाँ पे जोधपुर में, लॉर्ड सत्यम करके। लॉर्ड सत्यम करके, मतलब एक मध्यम स्तर के परिवार के बच्चे ही आमतौर पर स्कूल में अपने हाँ। को दिखाई देते हैं। कोई हाई क्लास सोसाइटी के नहीं या पैसे वालों के बच्चे अपने को क्या आपके स्कूल में देखने को मिलते हैं नहीं नहीं, आमतौर सिर्फ पे। मिडिल क्लास ही थे वहाँ पे मिडिल क्लास ही थे। अच्छा, क्या जनरली स्कूल की पेडागोजी, जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, क्या वो आमतौर पे सिर्फ इंग्लिश थी, या सब। नहीं नहीं, वो मतलब मिक्स थी। इंग्लिश थी। इंग्लिश इंग्लिश थी। हिंदी दोनों। ठीक है, क्योंकि अगेन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्लैट को बहुत बार दो कारणों की वजह से एलिटिस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल का एग्जाम बोला जाता है। पहला कारण तो ये है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद एनएलयू की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आमतौर पे जो अपर मिडिल क्लास सेक्शन के बच्चे हैं, या हाई इनकम हाउस होल्ड्स के बच्चे हैं, वही इस
एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा कि इस एग्जामिनेशन को हमेशा आलोचना भी की जाती है कि प्राइमरी बेसिस पे ये इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, तो जिसकी भाषा शैली अंग्रेजी है, यानी कि स्पोकन भी है, रिटन भी इंग्लिश है, वही ये एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो आई थिंक दिस myth is quite busted by Vinod Charan again, and he epitomizes this example कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन इनका मिक्सचर है, इनका मिश्रण है, और आप कंसिस्टेंट हो और आपकी नीयत पाक है, साफ है, तो सफलता आपके कदम निश्चित तौर पे चूमेगी। और विनोद, हम ये भी जानना चाहेंगे कि यूं तो अपना करियर प्लान शायद था नहीं, टीचर ने बताया तो हमने सोचा और हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। आप लॉ प्रेप तक कैसे आए, ये भी हम जानना चाहेंगे। लॉ प्रेप तो जब मैंने पिछले साल दिया था तो टॉपर्स लॉ प्रेप से ही थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं ठीक सोचा है यहाँ जाऊंगा तो शायद मेरा भी हो जाए, शायद मैं भी टॉप कर लूँ, जी। और जहाँ तक है वो शायद हो भी गया। तो काफ़ी वो जो धारणा है कि लॉ प्रेप से लगातार लेगेसी के रूप में टॉपर्स निकलते हैं, ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है और कुछ भी डॉक्ट्रिनेटेड नहीं है। यहाँ पे हम आपसे ही जानना चाहेंगे ऑनेस्टली कि देखो, एक होता है कि श्रेय दिलवाना, और एक होता है कि जब सेलेक्टेड कैंडिडेट खुद से श्रेय दे, दिल से श्रेय दे, तो क्या वो इकोसिस्टम का कहीं ना कहीं असर था, या आप बिल्कुल श्रेय नहीं देना चाहते नहीं नहीं, इस जगह इकोसिस्टम पे। का बहुत ज़्यादा ही था। मैं आया था, मैं तो कैसे ही था, मतलब कुछ नहीं पढ़ने वाला आदमी, टाइम पास में चल रहा है, सब कर रहे हैं। यहाँ पे आया तो कंपटीशन देखा कि लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे हम्म नहीं होता कंपटीशन एग्जाम। तुमको इन लोगों को पीछे करना है तब तुम आगे आओगे, ये नहीं है कि 80% लाओगे तो हो जाएगा। हम्म तुमको कट ऑफ क्लियर करना है तो तुमको तो पढ़ना पड़ेगा, हम्म और ऐसे नहीं पढ़ना है कि तुम्हारा तुम्हारा हो जाए, तुमको दूसरों को पीछे करना है। हम्म। तो काफ़ी हेल्प मिली थी यहाँ पे तो, और कंपटीशन के साथ। मुझे याद है कि जब आप एक बार आए थे, कुछ मॉक हुआ था और मॉक के डाउट्स क्लियर कराने के लिए आए थे, तो आपके साथ 3-4 और भी दोस्त थे। तो अब क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू बी अ सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट व्हिच यूजुअली आई एम, बट क्या क्या रहा फिर, वो दोस्त आपके आखिरी तक आज भी दोस्त हैं क्या, कि वो छट गए, वो हट गए। नहीं नहीं, दोस्त वो अभी भी है मेरे। दोस्त अभी भी हैं क्या, उनमें से किसी का सिलेक्शन है, जो चांसेस हैं। सिलेक्शन तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ क्लैट में, काफ़ी होगा, हम्म। पर चांसेस है अभी एलिट में उनके। तो क्या आपकी जीत के बाद क्या वो खुश थे। बिल्कुल खुश थे सर। बिल्कुल खुश थे, ऐसा नहीं होता कि जेलेसी वाली फीलिंग थी कि तू कैसे जीत गया, मैं हार दोस्त गया। अच्छे बनाओगे तो तुम्हारा ज़्यादा बेनिफिट ही रहेगा। अगर तुमने पहले ही वैसे दोस्त बनाए कि जो खुद टॉपर है और तुमको उसी नज़रों से देख रहा है कि हाँ ये भी होशियार लग रहा है, मेरे काम आएगा, वो काम नहीं आएंगे तुम्हारे एंड में। इसका मतलब कि आपकी जो दोस्ती थी वो आपके जैसे व्यक्तित्व वाले हाँ। बच्चों के साथ थी, ना कि आपने टॉपर्स के साथ नहीं नहीं। दोस्ती करी। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, आई थिंक दैट अपेरेंटली इज ट्रू। बट देन विनोद, फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपका पहला मॉक का स्कोर क्या था, अगर आपको याद हो तो। मैं यहाँ पे आया था तो पहला मॉक दिया था, कुछ 40 में मार्क्स आए थे। 40s में ना मार्क्स मैंने थे। उसको एनालाइज किया था, ना कुछ किया था, मतलब दिया था बस। एंड देन बट व्हाट चेंज्ड, लाइक फ्रॉम 40s टू स्कोरिंग 90 अबव। हम देखो, एक तरीका होता है, एक होता है टीचर्स अप्रोच, है ना, दूसरा होता है इंडिविजुअल अप्रोच। तो टीचर्स अप्रोच तो हमेशा हर बच्चे के लिए वैसी ही है ना, सेम ही है। सेम ही है। हर टीचर एक ही तरह का जो बताते हैं हर बच्चे को बताते हैं, खुले तौर पे बताते हैं। लेकिन मैं इंडिविजुअल अप्रोच जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज पेपर इजी आया हम्म। और बहुत लोगों ने, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनसे एक्सपेक्टेड था, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, इनफैक्ट आप, वो ओवर परफॉर्म कर गए। बिल्कुल विश्वास था कि सेलेक्ट हो गए, पर ये विश्वास नहीं था कि 347 ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। तो वो इंडिविजुअल अप्रोच के बारे में हमें बताइए, बिकॉज ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है जो आपकी जर्नी से सीखना चाहते हैं। इंडिविजुअल अप्रोच तो यही थी कि मैं जब मॉक लगाता था तो उसको घर आके वापस करता था। जब जो क्वेश्चन गलत होता उसको री अटेम्प्ट करता था मैं, बिना चेक किए कि क्या है इसका आंसर। तो ओके। जो री अटेम्प्ट करता था उसमें जो सही हो जाते थे वो ठीक है, जो नहीं होते थे उनको मैं फिर आंसर की से देखता था कि मेरी रीजनिंग क्या थी और उनकी क्या थी, मैच करता था दोनों और को। ये सिर्फ कहने की बात है या जेन्युइनली आप ऐसा कर नहीं रहे नहीं, मैं थे। कर रहा था। क्योंकि हमने क्योंकि आपने जब आए थे ना, आपने ये वाली चीज़ बोली थी कि एनालाइज सब करना है, तुम री अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। और एक हद तक उसने दिया मेरे को बहुत बेनिफिट। मेरे 2-3 महीनों में ही मैंने मॉक के मार्क्स 60 से लेके 90 लेके गया था। तो 3 महीने के अंदर आपके 60 से 90 मार्क्स चले गए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रील हमारे चैनल पे डली है और उसको यूट्यूब पे डली है, तो उसको शॉर्ट्स बोलेंगे, जिसमें शायद वो एडिटिंग किसने करी, आप ही ने करी है। मैंने वो वो होता है कि अब मुकाम तक पहुंच गया हूं मैं, तो अब तो मैं सेल्फ ब्रांडिश कर सकता हूँ। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें मैंने देखा कि एक मॉक है, एक मॉक का फोटोग्राफ है, उसके उसमें जो सेक्शन लिखा रहता है इंग्लिश,
लॉजिकल, उसमें तुमने कुछ काट के कुछ स्कोर वोर लिखा है, तो वो जानना चाहता हूँ, वो क्या था, वो फोटोग्राफ क्या थी? उसमें मैं देखता था मेरे कितने गलत होते थे, क्या होते थे। जब अच्छा। मेरे बहुत गंदे आते थे तब मैं फोटो लेता था, या जब बहुत ज्यादा अच्छे आते थे तब फोटो लेके रखता था कि हाँ मैं अच्छा भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो दोनों प्लस माइनस पॉइंट साथ में रखता था कि ये भी हो सकता है एग्जाम वाले दिन, और प्लस वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों के लिए तैयार। दोनों के लिए तैयार रहना है, यानी कि इतना क्लोज एनालिसिस था अपने हर एक कदम पे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पीता है, तो विनोद चारण की जर्नी कुछ ऐसी ही रही है। और अब एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं विनोद यहाँ पे, क्योंकि अब नाउ यू आर इन दैट टॉपर्स क्लब, राइट? यू आर नो डिफरेंट। आई थिंक कोई एनएलएसआईयू जाए या ना जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अंडर 1000 क्लाट एस्पिरेंट्स में हो, और डेफिनेटली आपका लीगल करियर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपने नब्ज पकड़ ली इस पेशे की हम्म। कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होती है। इसमें इंग्लिश कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और आपको इंग्लिश को समझने में क्या चैलेंजेस थे और आपने कैसे ओवरकम किया? पूरे पेपर को अगर देखा जाए तो इंग्लिश ही है। एक फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 120वें क्वेश्चन तक इंग्लिश ही है। तो अगर इंग्लिश तुम्हारी कमजोर है तो तुम नहीं कर पाओगे। तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए, और तुमको जो तुम्हारी वोकैब है उसको सुधारनी पड़ेगी। वोकैब के लिए सोनिया मैम थे ही यहाँ पे। वर्ड लिस्ट बोली, रूट वर्ड्स बोले, सारे किए, बेनिफिट हुआ। हम्म। न्यूज़पेपर एनालाइज था, हम्म। न्यूज़पेपर किया, एडिटोरियल्स किए न्यूज़पेपर के, हम्म। उसको कॉम्प्रिहेंड किया हम्म। सारा। एंड में जाके जो भी था मेरा कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी सुधर गया था। हम्म। जब 80 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होता था उसमें हम्म। मेरे 72 भी आए थे मार्क्स में। अच्छा, मतलब 80 मार्क्स जो 3 सेक्शन इंग्लिश, हम्म। लॉजिकल और लीगल लीगल मिला रीजनिंग, के, हाँ। उसमें आपके 80 में से 72 भी आ रखे हैं मार्क्स में। मार्क्स में ऐसा भी कर रखा है आपने। तो कि कितने टाइम तक किया आपने, मतलब क्या ये सच है कि 6 महीने में अगर आप कोशिश करें तो 6 महीने में भी आप लैंग्वेज बैरियर पार करके कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, क्लैट में तो कर सकते हैं। क्लैट में कर सकते हैं? पिछले साल जब दिया था तब मेरे रीडिंग में कितने हैं, 40-50 मार्क्स थे, और टोटल तो पता नहीं, जीके में से कुछ ज़्यादा अच्छे चले गए थे, फिर अच्छा। 80s के अराउंड मार्क्स आ गए थे। अच्छा, लास्ट ईयर भी आपके हाँ, 80s में मार्क्स थे? 4000 समथिंग रैंक थी। ओके, पर दैट्स वो मैं अनदर। बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर तुक्का था। अच्छा। प्रॉपर तुक्का अच्छा, तुक्के से याद आया, एक आपने भी ऐसा एक इंसाइट था। शेयर किया था, मतलब जिसमें विनोद ने एक बार काफी हैवी हार्ट से बताया कि सर, अच्छा आई थिंक प्रोविजनल आंसर की जब आई थी उसके बाद विनोद आया था, और विनोद ने बोला कि सर, कितने मार्क्स आ रहे थे प्रोविजनल से आपके? 92.5। 92.50 आ रहे थे। तो विनोद ने बोला था उस टाइम पे आके कि सर, बड़े कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट रियली श्योर, कि ऑब्जेक्शन रेज कर दिए हैं 12 सवालों पे, 13 सवालों पे, अब नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे पता नहीं, बट सर 90 के ऊपर मार्क्स तो मेरा आ रहा है, दैट आई एम प्रीटी मच श्योर। और आपने एक एक तरह की बात भी बताई थी कि कभी आपको किसी आलोचक ने या किसी ने ये भी कहा था कि तुक्के में तेरे नंबर आ जाते हैं। तो क्योंकि वो बात आपके माइंड में थी किसी टाइम पे कही गई, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा, अगर आप बता सकें तो। वो जब मैं यहाँ पे कोचिंग आया था तो भी थे कोई एक आदमी, हम्म। उसने बोला था जब मेरे मॉक में मार्क्स अचानक से जंप हुए थे, हम्म। तो मतलब एक मॉक में आए उसने बोला तुक्का है। हम्म। फिर अगले मॉक में फिर से आए, हम्म। फिर से तुक्का है। हम्म। थर्ड में आए, तुक्का है। फिर मैंने उनसे थोड़ी दूरी बनाई कि ये मेरे लिए सही नहीं लग रहे हैं मेरे को, हम्म। क्योंकि जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे उल्टा टांग खींच के डीमोटिवेट कर रहे हैं कि हम्म। तुम तो गिर जाओ। हम्म। फिर वो मेरे को यहाँ पे चुभ गई थी बात थोड़ी सी। तो तो फिर अगर आपने दिया जवाब, करारा जवाब, आई थिंक ऐसा जवाब दिया कि बोलती बंद हो गई है। मेरे हिसाब से तो मिल गया होगा जवाब। बिल्कुल मिल गया होगा। और मुझे लगता है कि देखो, कभी कभी कहते हैं डीमोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। तो कभी कहते हैं कि ईगो नहीं होना चाहिए, और कभी मतलब ईगो, अहंकार नहीं लेकिन मुझे लगता है कि अगर ईगो आपके अंदर है और आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं सही जगह पे सही तरीके से, तो विनोद की तरह करना चाहिए कि मेरी तरक्की, मेरे मुकाम का फैसला ये कौन होता है करने वाला, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो विनोद ने वो करके दिखाया है। मुझे लगता है कि उस आलोचक को भी हम माफ कर दें समय रहते, और उनको भी एक मौका और दिया जाए कि जब भी विश्वास किसी पे, अगर अविश्वास पैदा हो रहा है, तो किस कारण की वजह से हो रहा है वो भी हमें चेक करना चाहिए। कि अगर एक बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 60 से 90 का जंप इज नॉट सम लक, इट नेवर कैन हैपन थ्रू लक, राइट? तो आमतौर पे आपने कितने मार्क्स लगाए होंगे? 100 तो प्लस। 100+ मार्क्स लगाए, यानी कि आपने पिछले साल के भी मार्क्स लगाए हैं, क्योंकि 70-75 तो इसी साल हमने एक्स कराए सीरीज के लगाए थे, एडवांस लगाए थे, हैं। एक, बहुत सारे लगाए थे। अच्छा, एक्स सीरीज और एडवांस जो अपनी अपने यहाँ पे लॉक रखी। प्रैक्टिस मॉक भी होते थे अलग से, वो भी हाँ, हुए। सब आपने मॉक लगाए थे? मॉक अच्छा। एक भी नहीं छोड़ा कोचिंग का। मॉक एक भी नहीं छोड़ा। और इस बार के, अच्छा, एक प्रिपरेशन के टाइम पे जो
तरीका होता है टीचर्स अप्रोच और इंडिविजुअल अप्रोच। तो इंडिविजुअल अप्रोच करंट अफेयर्स को लेके आपकी क्या रही थी? न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर और कौन सा? द हिंदू। द हिंदू पढ़ते थे आप? और मतलब आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटिन्यू पढ़ा, हाँ, डेली पढ़ा? मतलब कुछ टाइम था कि 4-5 दिन छूट गए होंगे 6 महीनों में, बाकी तो पूरा ही पढ़ा है। अच्छा, 6 महीने में सिर्फ 4-5 दिन का ब्रेक लिया आपने पेपर में। और कैसे आमतौर पे आप पेपर पढ़ते थे वो बताइए। पहले पहले तो जो न्यूज़ होती थी वो सारी पढ़ लेता था, हम्म फिर रात को बैठ के एडिटोरियल्स सारे एकदम आराम से पढ़ता था, वोकैब नोट करता था। हम्म वही। अच्छा, तो नोट्स बनाते थे न्यूज़पेपर के? नहीं, वोकैब नोट करता था बस। वोकैबुलरी नोट करते थे। अगेन देखिए, जिस चीज़ का बैरियर था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उस पे डेली काम हो रहा था, और किसी को दर्शा के नहीं, किसी को बता के नहीं, खुद के सुधार के लिए हो रहा था। एंड न्यूज़पेपर डेफिनेटली आर द बेस्ट वर्क स्टेशन, आई वुड से, कि आप उस पर जितना समय बिताएंगे उतना आप ज़्यादा नर्चर होंगे, जितना ज़्यादा करेंगे। अच्छा, इस बार जब पेपर देखा तुमने, हम्म। तो विनोद, बच्चे ब्लेम कर रहे हैं क्लैट कंसोर्शियम को, बच्चे ब्लेम कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग के उन 4 सवालों को हम्म। जो कि गलत थे, शायद जिनका डेटा इनएडिक्वेट था। पर तुम्हारा फिर भी 91 मार्क्स आया। प्रोविजनल से तुम 92 समथिंग ला रहे थे, बहुत अंतर नहीं पड़ा। तुम्हारा क्या मोमेंटम था जब तुमने इन 4 सवालों को या एआर के क्वेश्चंस को देखा? मैंने जब देखा था पहले, मतलब पेपर पलट के जब पेपर हाथ में आया था मेरे, तो देखा एनालिटिकल रीजनिंग भी है, हम्म फिर जीके देखी तो जीके भी पैसेज बेस्ड है, मतलब हम्म वापस इजी पेपर है। अच्छा। तो सीधा मेरे को हिट किया कि हाँ। अब मेरे को 90+ तो लाना ही है, वरना हम्म मैं गया रेस से बाहर, हम्म फिर हो जाएगा पिछले साल जैसा। हम्म मैथ्स देखी तो मैथ्स भी मेरे लेवल की थोड़ी सी बाहर थी, अच्छा, मेरे को रेशियो प्रोपोर्शन मतलब कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपने ये एनालाइज किया था पेपर देख हाँ, लेते सही? ओके। मेरे को देखा ये पेपर थोड़ा सा मेरे जो साइड में चीज थी ना वो नहीं है इस पेपर में, सारी अलग ही आ रखी है। ओके। तो मेरे को कॉपअप करना पड़ेगा इस पेपर को, जो भी है। हम्म इंग्लिश किया पहले, हम्म फिर जीके किया। अच्छा, जीके फिर? ने काफी टाइम ले लिया मेरा, अच्छा। वो उसी डर डर में कि इसमें गलत नहीं करना है कुछ, हाँ हाँ कि पैसेज में आंसर है ये तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ उसमें किया, हाँ फिर गया मैं लीगल पे। हाँ लीगल पे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आउटर नॉलेज, मतलब बेसिक से आउटर हाँ नॉलेज थी, वो लगानी थी। हाँ उसमें भी मैं डाउट कर रहा था, मैं लगाऊं ना लगाऊं, हाँ उसमें भी थोड़ा ऐसा स्टक हो गया था। अच्छा। फिर हाँ लॉजिकल रीजनिंग के 3 पैसेज तो मस्त हो गए एकदम, हाँ वो तो इजी लगे मेरे को। हम्म उसमें एक ही गलत हुआ था। हम्म फिर आया एनालिटिकल रीजनिंग वाला, मैं कह यार ये आता तो है नहीं मेरे को, हम्म इसमें टाइम वेस्ट करूंगा तो मेरा मैथ्स वैसे भी वीक है, उसमें और लग जाएगा मेरे को, मैंने ओके। छोड़ दिया। अच्छा। फिर मैं गया मैथ्स पे। ओके। मैथ्स में मेरे को लग गया थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हम्म टाइम लग गया था ऐसे नॉर्मल लोगों से तो। कितना? आधा घंटा? 25-30 मिनट लग गए थे 25-30 मेरे मिनट लग गए थे, लेकिन आपने कितने क्वेश्चंस किए? को, 12 के 12। और 12 के 12 आंसर निकल गए? हाँ, मतलब थोड़े गलत हो गए कितने मेरे, गलत हुए होंगे? 4 गलत हुए मेरे। 4 गलत हुए, तो मतलब अगर हम 7 मार्क्स निकाले। 7 नंबर निकाल लिए आपने आधे घंटे में। हम्म। और वहीं कुछ बच्चे उस एआर के सवाल को ब्लेम करने की बजाय विनोद जैसी स्ट्रैटेजी अपनाते, जो कहते हैं ना कि जो होता है स्पॉट पे होता है, तो वो 15 मिनट खत्म करने वाली बात थी। मुझे लगता है क्लाउड कंसोर्शियम ने शायद इंटेंशनली ये ट्रैप डाला था। हो सकता है, इनका तो कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात है, आप क्लाउड कंसोर्शियम का नहीं कह सकते कि वो ट्रैप कहाँ डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने इंटेंशनली ये ट्रैप डाला, जहाँ पे उन्होंने सबसे कीमती चीज़ होती है टाइम, आई गेस, तो टाइम खत्म किया, लोगों ने टाइम खपाया, और वहाँ पे विनोद ने गेयर शिफ्टिंग करी। और विनोद, याद आया मुझे क्यूटी का एक किस्सा, जब अगेन एक मॉक लेके आया, और वो ऐसे ही टेलीग्राम से निकाला हुआ किसी संस्था का मॉक था, क्योंकि आमतौर पे बच्चे लगाते हैं बिकॉज दिस इज अनफिल्टर्ड, तो बच्चों को आप रोक नहीं सकते, वो वो हर तो जगह करेंगे, सारे सोर्सेज निकालेंगे सारे जहाँ मिल सोर्सेज जाए। निकालेंगे, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम कितना भी समझाएं, कितना भी कहें, वो नहीं बदलती वो कहानी। लेकिन हाँ, संस्था मदद करती है टेलीग्राम से प्रिंट प्रिंट निकालने में, हम लोग बच्चे को हर तरह से मदद करते हैं, गाइड करते हैं। हम्म। वो क्यूटी का पेज याद है मुझे, वो क्यूटी का हम लोग बैठ के सॉल्व कर रहे मेरे थे, पास अभी भी पेज पड़ा है वो वाला। जिसमें हम लोग सॉल्व कर हाँ, रहे थे सेव बैठ के। करके रखा है मैंने कि हाँ ये तो काम की चीज है। अच्छा, तो वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि थे डुएबल, है ना, लेकिन भाई गुरु, मतलब चेले का पैतरा बैठ नहीं रहा है, गुरु भी फेल हो जा रहा है। अब वैसे गुरु क्यूटी का है नहीं, वैसे भी इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, फिर भी मैंने कहा चलो यार एक ट्राई एस्पिरेंट करते की हैं। तरह ट्राई करते हैं। तो मुझे याद है कि उसमें 5 सवाल में से 2 आंसर्स तो हम लोग ने निकाल लिए थे। हाँ, 2 तो उसमें पहले में निकाल लिए थे, 2 अगले सेक्शन में भी निकाल लिए निकाल थे लिए थे, अपन। स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो मैंने यूं बोला था विनोद को कि भाई देख, 12 नंबर का क्यूटी आएगा तो 4-5 मार्क्स तो यू भी निकाल लेगा। हम्म। तो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं वो चीज स्टक हो गया आपके माइंड में। मेरे माइंड में थी करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ हाँ, भी करनी तो है। करनी तो है। तो जब आप क्यूटी की तरफ गए तो आपको 7 नंबर का, अगर यही 7 नंबर आपके पास नहीं होते
मैं तो रेस से बाहर हो जाता जितना मेरे को लग रहा है। तो आप कहीं आई थिंक ये देखो, अब मैं 91 - 7 भी नहीं कर पा रहा हूँ। विनोद, कितना होता है 91 - 7? 81 + 3, राइट? तो 84 मार्क्स पे होते हैं। तो 84 मार्क्स पे अगेन इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी डाइसी सिचुएशन। तो विनोद को क्यूटीनेस बचाया है, जीके ने फेवर किया। और ये कहते हैं ना कि अगर हार्ड वर्क कसम खा ले तो टैलेंट कहीं नहीं स्टैंड कर सकता, और टैलेंट हार्ड वर्क कर ले, ये रेयरिटी है, ये डिसिप्लिन रेयर। बीट्स टैलेंट। हाँ, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। डिसिप्लिन ब्लीड्स टैलेंट। दैट इज द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे। तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ तुम करोगे तो तुम टैलेंटेड बच्चे को भी पीछे कर सकते हो, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो। अच्छा, टैलेंटेड बच्चों की थोड़ी सी जल रही है क्या? शायद। शायद। अच्छा, किसी ने ऐसा कुछ दर्शाया क्या? बहुत बार ऐसा भी देखते हैं ना। रिजल्ट के बाद तो किसी ने कुछ नहीं दर्शाया, उसके पहले तो काफियों ने काफी कुछ दर्शाया था। काफियों ने काफी कुछ दर्शाया था। कुछ कुछ ऐसे अरे सर, इनडायरेक्ट इंस्टेंस आप बताना चाहेंगे? मेरे को चीटर बोलते थे लोग कि ये तो चीटिंग करता है मॉक्स में, इसलिए इस पे मार्क्स आते हैं। और किस बेसिस पे? कि मेरे जीके में मार्क्स आते हैं, मेरी जीके सारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अच्छा। तो फिर पेपर ने तो धोखा दे दिया जीके में तो। हाँ, तो आपको यूँ कहते थे कि आप उस टाइम पे गूगल कर ले रहे हो? हाँ, वो तो पता नहीं क्या क्या सोचते थे कि चीटिंग कर रहा है, हाँ, इसका तो क्या ही है, ये मैंने तो तो यूँ यूं भी ही है। सुना कि लोग ये भी बोलते थे कि अरे इसका तो ओबीसी कोटा है। हाँ, ये भी बोलते बोला है? थे कि इससे भी निकल जाएगा। उस उनसे तो ज्यादा ही है मेरी रैंक अभी भी, जनरल में भी। मतलब आपकी आलोचना करने वाले जो ये कहते थे कि ओबीसी कैटेगरी है, इसका क्या मिल जाएगा, तो इसका 91 मार्क्स है। 91 मार्क्स पे अगर कोई यूआर अनरिजर्व कैटेगरी बोले कि भाई तेरा ओबीसी है इसलिए तू टॉप में जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है ये आलोचना में फिर भी एक वजन है, एक भाव है, एक जेन्युइन भाव है फ्रस्ट्रेशन का। लेकिन अगर कोई 70 नंबर वाला सवाल उठाए तो मूर्ख आदमी है सर वो। ना खुद पढ़ रहा है, दूसरों को अलग जज कर रहा है कि अलग। तुम्हारे पास तो ये है, तुम्हारे पास तो वो है। हाँ। जो है उसमें खुश रखे, तुम ट्राई तो करो, तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, उससे पहले तुम दूसरे को बोल रहे हो कि हाँ तेरे पास तो है, तेरा तो होएगा। हाँ, ये कहाँ चलेगा? ये नहीं चलेगा। और इनफैक्ट ये इसके बाद हो सकता है कि विनोद तुम्हारे आलोचक बढ़ जाए क्या इस फर्क पड़ता है इंटरव्यू के सर। बाद। जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल सर। जब हम वहां पहुंच गए तब क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे अब हैं। कोचिंग की बातों से तो क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे थे यहाँ पे। हम्म, मैंने तो रिजल्ट में दिखा दिया कि क्या होने वाला था, बिल्कुल सही बात है। किस चीज के लिए मैं तैयार कर रहा था अपने आप को। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट a lot of students should take motivation from the story of Vinod and the way you can see। एक चीज़ बड़ी खास है, एक आंखों में तेज है, व्यक्तित्व में एक तटस्थ जटिल बुद्धि, जिसने डिसाइड कर लिया है कि करना है, करना है तो करना है। अभी भी आपके जवाब में वो बात दिखाई दे रही है, और अभी भी आप जिस तरीके से आलोचनाओं को हैंडल कर रहे थे और खुद को बैलेंस रख रहे थे। अब अच्छा, एक चीज़ और है कि डाउट्स बहुत होते हैं बच्चों को, पर मैंने स्टार्टिंग के जून जुलाई के बाद तुमको कभी डाउट लेते नहीं देखा। कभी तुम टीचरों के आजू बाजू नहीं घूम रहे थे। हाँ। तो पहला कारण तो था कि लेट डाउन बहुत कर रहे थे टीचर्स। बिल्कुल सर। दूसरा ये कारण वही था कि क्या सच में डाउट्स नहीं आते थे, या तुम उनको खुद से वर्कआउट कर रहे थे? मैं खुद से कर रहा था सर, खुद कि से कर जितना रहे हो मैं सेल्फ कर लेता हूँ बेटर रहेगा। थे। क्योंकि जिन टीचर्स के पास गया था उन्होंने तो क्या ही कर दिया, मोटिव ही तोड़ दिया कि पढ़ना भी है। नहीं नहीं, मैं मुझे लगता है कि उन्होंने मोटिव इसलिए तोड़ा होगा क्योंकि वो तुमको पुश अगेंस्ट द वॉल कर रहे थे, राइट? कभी कभी क्या होता है कि कितना, जब दबाव ज्यादा रहता है तभी तो कोयला हीरा बनता है। हो सकता है तो सर। हो सकता है कि उस दर्द ने आपको कहीं ना कहीं निखारा हो। एक ये फैक्टर तो ये भी है। एक फैक्टर ये भी है। विनोद इस चीज को बिल्कुल एक्नॉलेज करता है। लेकिन हाँ, एक इमोशनल आदमी है विनोद, तो वो बता रहा है कि मैं उस समय हर्ट फील कर रहा था। आई थिंक नाउ एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिल्कुल सक्सेस, राइट? मस्त है। तो मॉक एनालिसिस के लिए आप 2026-27 एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे करनी चाहिए मॉक एनालिसिस? पहले तो मॉक दो, सीरियसली दो, 2 घंटा बैठ के। हम्म। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो हो जाए फिर तुम चेक करो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। हम्म। आंसर्स मत देखो, सिर्फ चेक करो कि ये इतने क्वेश्चन गलत हो गए, उनको हम्म। री अटैम्प्ट करो। हम्म। री अटैम्प्ट करो, फिर उसमें देखो उसमें कौन कौन से गलत हुए हैं। हम्म। उनमें जो गलत हुए हैं हम्म। वो देखो तुम आंसर के लगा के कि सही हो रहे हैं, क्या रीजनिंग थी उनकी, और मैंने क्या गड़बड़ की। हम्म। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तुम्हारे हेल्प करेगी। ये काफ़ी बच्चे कम करते हैं ये। वो सिर्फ देखते हैं आंसर कि मैं हाँ इसमें ये लिख रखा है, इधर मैंने ये किया था, हो गया। ये नहीं करना है ओके। तो तुमको, वापस री अटेम्प्ट करना है, वो बेटर रहेगा तुम्हारे राइट, तो रीअटेम्प्ट करना है, विनोद ये कह रहा है। अच्छा, एक इंस्टेंस और शेयर करता हूँ विनोद के बारे में। विनोद, एक बार ऐसी टीचर्स मीटिंग हो रही थी, सागर सर अनुपमा मैम बैठे थे,
जोधपुर में सभी टीचर्स के साथ मीटिंग चल रही थी, बिकॉज सागर सर एंड अनुपमा मैम बोथ आर वेरी वेरी यू नो विजिलेंट, वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट, कि भाई कौन बच्चे हैं जिस पे ध्यान देना है, कौन वो बच्चे हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पेरेंट्स को रिपोर्ट दो, बच्चे कोचिंग नहीं आ रहे हैं तुरंत बताओ, पेरेंट्स को जानकारी में लो, लूप में लो, टीचर से पूछो। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल फीडबैक लेना एक इतने बड़े पैमाने पे, मुझे लगता है कि ये सागर सर और अनुपमा मैम दोनों का विजडम है, और आई थिंक यही दोनों की पहचान और ताकत भी है कि वो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो टीचर्स को रेप्रिमांड किया जाता है। तो एक बार याद है कि मैंने शायद सोनिया मैम ने जब तुम्हारा नाम लिया था उस मीटिंग में, तो मैंने तुमको बताया था कि हमारी सबसे सीनियर फैकल्टी आपका नाम ले रही थी। हाउ वाज दैट फीलिंग आफ्टर यू गॉट टू नो कि भाई मेरा नाम कैसे लिया गया? काफ़ी अच्छा लगा था, और काफ़ी सोच रहा था मैं उस बारे में कि मेरा नाम क्यों लिया है, ऐसा तो मैंने कभी कुछ किया नहीं। अच्छा। मेरे को फिर पता चला मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे थे, हाँ रेगुलरली अच्छे आ रहे थे, तो हाँ उनके पास बात कही और उन्होंने बिल्कुल। बात किया। सोनिया मैम आई थिंक वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ सपोर्ट। बिल्कुल सर। आप सोनिया मैम, मुकुल सर, हर्ष सर। अच्छा, ठीक है, चलो मच ऑब्लाइज्ड, हो सकता है मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ नहीं इसलिए। नहीं, बिल्कुल। तो मैंने कमेंट भी कर रखा है यूट्यूब पे, अच्छा, तीन टीचर का नाम। तीन, मतलब आप अपनी तरक्की में, कामयाबी बिल्कुल सर। में आप इन इनको तीनों का एक बहुत ज़्यादा रोल था। बहुत ज़्यादा बाकी रोल। सागर सर और अनुपमा मैम तो बहुत अच्छे। सागर सर, अनुपमा मैम ने तो आई थिंक अलग से मेंटरशिप सपोर्ट जो भी जैसे भी कर सकते थे वो किया। इनफैक्ट सर वाज द पर्सन जिन्होंने आपका नाम और आपका रिजल्ट सबसे पहले ग्रुप पे शेयर भी किया था, और सर ने ही बोला था, अच्छा स्पर्श सर ने भी बोला था, स्पर्श सर ने भी बोला था कि ये जो रील है ये यूट्यूब पे डाल दो। तो मतलब कहते हैं ना, जब जीत, आपकी जीत में मुझे लगता है हर एक इंसान इन्वॉल्व है, टीचर्स नहीं, जो स्टाफ है वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका व्यवहार इतना अच्छा था, आपके जो जो आचरण है वो भी इतना अच्छा था, सबसे कंजीनल, सबसे सॉफ्ट स्पोकन, सबसे सम्मान से बात करना। तो इसमें सभी लोग हकदार हैं, सभी लोग श्रेय डिजर्व करते हैं, और बस इसी के थ्रू कुछ अंतिम बातें हैं विनोद, जो हम्म। आप कहना चाहेंगे मोटिवेशन के तौर पे। पहला तो हम ये जानें कि रिएक्शन पेरेंट्स का कैसा था? रात को 11 बजे रिजल्ट आया था, आपने चेक किया होगा। हाँ, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स? खुश थे काफी। सबसे पहले मैंने मेरे भाई को ही फोन किया था। अच्छा। वो तो इतना खुश हुआ, फोन काट दिया उसने कि हो गया सिलेक्शन। अच्छा, हो गया सिलेक्शन फिर बस। उसने पेरेंट्स को फोन किया, फिर वापस कॉल आया, फिर पेरेंट्स बात को की बोला, मैंने। तो पेरेंट्स खुश को थे, काफी शुरुआत से खुश थे। विश्वास था? हाँ, काफी ट्रस्ट था काफी ट्रस्ट था? कि मैं तो कर लूंगा। अच्छा, ये स्कूल का रिकॉर्ड खराब होने के बाद भी? नहीं, स्कूल में वो था ना, मैं 1 महीना पढ़ के 80s में परसेंटेज ले आता था। तो हम्म। वो सोच रहे हैं, अभी तो 6 महीने पढ़ रहा है ये, अच्छा। यही बड़ी बात है। अच्छा, और हॉस्टल में रहते थे ना तुम यहाँ पे? नहीं, मैंने रूम ले रखा था, मतलब अकेले ही रहता तो उसके बाद तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रूम पे तो दोस्त यार आते हैं। था। नहीं नहीं, बिगड़ने वाले बिगड़ जाते हैं, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं। ओके, अगेन अगेन एन इंस्पिरेशन कि चांसेस तो रहे होंगे, ऐसे भी दोस्त रहे होंगे जो मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, घूमने चलते नहीं नहीं, हैं। मेरे दोस्त मेरे काफी अच्छे थे। अच्छा। मैंने उनको बोला मेरे को कॉल मत करो, तो उन्होंने नहीं किया। जब तक मैं सामने से नहीं करता था वो नहीं करते थे। अच्छा, ऐसा काफी भी था। सपोर्टिव थे वो लोग। अच्छा, अगेन वो सपोर्ट इकोसिस्टम होता ही है ज़रूरी। पेरेंट्स को प्राइड अल्टीमेटली हो गया है आपकी ताकत पे। और सो फाइनली हाउ इज़ द फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द विनर्स क्लब? बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी तो। बहुत अच्छा लग रहा मतलब है। जिनको ट्रस्ट नहीं था उनको भी अब ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ, फ्रॉम जीरो टू पढ़ तो हीरो। रहा था। अच्छा, पढ़ रहा था। तो जीरो टू हीरो की कहानी है ये। बिल्कुल सर। फ्रॉम जीरो टू हीरो मतलब फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम स्कोरिंग 30s and 40s in marks to 90 प्लस इन फ्लैट। और लास्ट कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो विनोद के थ्रू आई वुड लाइक टू गिव द टाइम टू विनोद, हम्म। कि बिल्कुल जनरल वे में आप बताइए, जो भी आगे आपके जूनियर्स हैं, आपके स्कूल के बच्चे आप पे लुकअप करेंगे, आपके बाड़मेर में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में फोटोग्राफ के साथ फ्रंट पेज पे आपका फोटो आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ होता है उसमें रैंक के साथ आ रहा है, और आप उसको शेयर भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत लोग आपके घर के बाहर भी आ रहे होंगे पूछने के लिए। हाँ। आपको बारेन बेन से भी कॉल आया जिसमें आपने इंटरव्यू भी उनको दिया, दे आर ऑल्सो वेरी मच मोटिवेटेड। तो नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल दीज गाइज हु आर लुकिंग अप टू यू थ्रू आवर चैनल कि किस तरीके से आप इनको क्या बताना चाहेंगे कि हाउ शुड दे कीप देमसेल्व्स इन देयर प्रिपरेशन? प्लीज थ्रू योर सबसे वर्ड्स आई वुड पहले लाइक टू नो दैट। सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्टार्ट कर लो। तो इंग्लिश खराब है तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट कर लो। मतलब अभी दिसंबर में टाइम है, तुम जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो, अगर बैचेस तो स्टार्ट होंगे ही अपने लॉ प्रेप के।
जनवरी से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो नॉवेल्स पढ़ लो, जितना हो सके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दे दो, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस आएंगे वो रीडिंग सेक्शन से ही होंगे, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो रीडिंग सेक्शन तैयार कर लो। मैथ्स तैयार कर लो सबसे पहले तो। मैथ्स काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं करेंगे मैथ्स, तुम कर लोगे तो तुम्हारे एक एज रहेगा दूसरों की तरफ, जो मेरे पास नहीं था। मेरे पास जीके अच्छी थी, जो कंसोर्शियम पता नहीं जीके में क्या दे रहा है अभी, कुछ 2 साल हुए हैं जीके में तो कुछ भी आ रहा है। तो जीके तैयार करनी है क्लैट एक्सप्रेस से, क्लास नोट्स। और ना आए तो पैसेज से भी निकाल लेना, यूँ नहीं नहीं आया क्लैट एक्सप्रेस से तुमने क्या बोला था। एक वो है। मैथ्स कर लेना टाइम पे, मैथ्स नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। और रीडिंग सेक्शन, और खुद पे एक बिलीफ रखना कि मैं कर सकता हूँ। बहुत आएंगे कि खींचेंगे तुमको नीचे कि तू नहीं कर पाएगा भाई, कहाँ घुस रहा है यहाँ पे, 6 महीनों से बैठे हैं वो टॉप कर रहे हैं, 11th से कर रहे हैं कोई कोई तैयारी, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। तुझे खुद पे विश्वास रखना है कि तू कर लेगा तू। All right, that's very inspirational and very motivational, and I think अब life is again starting from zero, विनोद। बिल्कुल सर। ये जो विफलताओं का बोझ था अब सफलताओं के श्रेय में बदल गया है, और आगे आने वाले दौर में जो रोड है वो और टफ होने वाली है। इट विल बी फुल ऑफ बोर्डल्स, फुल ऑफ जिसको कहते हैं ना, कांटों से भरी चादर होने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली लॉ स्कूल की लाइफ इज़ वेरी रिगोरस। it takes a toll on your mindset. You don't get time for anything else, and now you will be in top notch law school. Rank 1 will be on that school only. And it is again going to start from scratch, यस सर। right? So the battle is again on, and I wish you all the very best. I hope that you don't lose this utmost honesty. आई होप दैट तुम्हारा जो ट्रू नेचर है, एक मॉडेस्ट इंसान का, एक हम्बल इंसान का, वो कभी ना बदले। एंड आई ऑलवेज वुड बैंक ऑन यू। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के दरवाजे हर पैमाने पे, हर स्तर पे आपके लिए हमेशा ओपन है। फील फ्री टू कम टू अस एनी टाइम यू वांट। बिल्कुल सर। आपको बुलाते रहेंगे हम इस तरीके से, आपका कीमती समय लॉ स्कूल में भी लेते रहेंगे, ताकि आप मोटिवेशन की तरह रहें। और ये याद रखिएगा कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।